हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 से हमारा चैप्टर फर्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉलिटिकल लाइफ की बुक का चैप्टर फर्स्ट है जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जो भारत का संविधान है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा था जैसे कि गेम्स होते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, उनके रूल होते हैं। ऐसे ही और अगर कोई रूल को फॉलो नहीं करता तो उसके लिए उसको गेम से अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें उस कंट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स लिखे होते हैं, कुछ पॉलिसीज लॉज होते हैं जिन्हें सभी कंट्री के लोगों को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उन्हें पनिशमेंट दी जाती है, उन्हें कंट्री से अलग कर दिया जाता है। तो हमने इस चैप्टर में जो अपनी पहली वीडियो थी उसमें देखा कि हमें ज़रूरत क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की। ज़रूरत इसलिए है कॉन्स्टिट्यूशन की क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेन बातें होती है। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री अगर खुद को डेमोक्रेटिक मानती है तो उसके पास उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी कंट्री इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए इंडिया का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सभी रेगुलेशन, सभी पॉलिसीज, सभी रूल्स लिखे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री चलती है। एक कंट्री को चलाने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए, उसको रनिंग करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ रूल्स होने चाहिए। अगर वो रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, सभी लोग अपने अकॉर्डिंग रूल सेट कर लेंगे और फिर तो ऐसा होगा कि कुछ सोसाइटी तो अपने रूल उनके खुद के होंगे, दूसरी सोसाइटी खुद के रूल बना लेगी। तो ऐसे जो इक्वेलिटी होनी चाहिए वो तो नहीं आ पाएगी और कंट्री भी अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, सभी लोगों के लिए कुछ रूल्स बनाए जाए और वही रूल्स और प्रिंसिपल कंट्री के सभी लोग उसको फॉलो करेंगे। और जो भी रूल्स और प्रिंसिपल बनेंगे वो सभी कंट्री के लोगों को देखकर, सिटीजन्स को देखकर, हर बात को फोकस करते हुए तभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और उसमें रूल्स और प्रिंसिपल ऐड किए जाते हैं। उसके बाद हमने नेपाल की केस स्टडी ली थी कि जो नेपाल कंट्री है उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था पहले, लेकिन वो किंग ने बनाया था और किंग के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर काम होता था। लेकिन वहाँ पर मूवमेंट्स हुए, लोगों ने एक डेमोक्रेटिक कंट्री की मांग की और 2006 में वो डेमोक्रेटिक कंट्री भी बन गई। किंग की पावर जो थी वो ख़त्म कर दी गई और नेपाल के लोगों ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो नेपाल को रिप्रेजेंट करेगा। नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया 2009 के बाद, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद, और 2015 में उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करके उसको पूरी कंट्री में फॉलो कर दिया था। उसके बाद इस चैप्टर में हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स कौन कौन सी है, कौन कौन सी बातें ऐसी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर उसको सबसे अलग बनाती है। क्या ऐसा है, क्या कौन से ऐसे रूल्स है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स में इंक्लूड होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बातों में इंक्लूड होती है। तो की फीचर्स में सबसे पहले हमें दे रखा है बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैव बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फ्रॉम सेवरल डिकेड। तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल रहा है, ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल रखा है काफ़ी लंबे टाइम तक। और जैसे ही 20th सेंचुरी आई तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गए थे कि इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दी जाए और ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया जाए। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैव डिवोटेड ए ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिंग एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक। जब ये स्ट्रगल चल रहे थे, अलग अलग मूवमेंट्स चल रहे थे, इंडिया को इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र
देश बनाने के लिए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए नेशनलिस्ट काम कर रहे थे। तो उसी टाइम उन्होंने एक और बात पर फोकस किया, एक और बात की इमेजिंग की और उसके बारे में प्लानिंग की। और बात ये थी कि जब इंडिया फ्री हो जाएगा, जब ब्रिटिश रूल इंडिया के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, तो उस टाइम इंडिया क्या करेगा और कैसे करेगा। तो इसके बारे में इमेजिन करना और प्लानिंग करना नेशनलिस्ट ने स्टार्ट कर दिया। नेशनलिस्ट कौन होते हैं? नेशनलिस्ट वो पर्सन होते हैं जो एक कंट्री की फ्रीडम के लिए हमेशा नेशनलिस्ट वो पर्सन होते हैं जो एक कंट्री की फ्रीडम, एक कंट्री को स्वतंत्र कराने के लिए उसमें हर लोगों के बारे में सोचते हैं और ये बताते हैं कि सभी लोगों को इक्वली राइट्स मिलने चाहिए, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, गवर्नमेंट जो है वो खुद लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। तो नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी मतलब जो अपनी कंट्री के बारे में सोचेंगे, जो अपने राष्ट्र के बारे में सोचेंगे कि अपनी कंट्री को कैसे फ्री कराना है, कैसे उनको इंडिपेंडेंट कराना है। तो ऐसे ही हमारी कंट्री के भी काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट थे जो ये सोच रहे थे कि कैसे हमारी कंट्री इंडिया को ब्रिटिश से फ्री कराना है और उसके बाद इंडिया काम कैसे करेगी। तो इस सब की प्लानिंग पहले से ही चल रही थी। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल दैट दे हैड वेरी लिटिल रूल इन मेकिंग। जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था तो हमेशा हम वही रूल फॉलो करते थे जो ब्रिटिशर्स बनाते थे। इंडियंस के अपने खुद के बहुत कम रूल होते थे या बिल्कुल ना के बराबर होते थे। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल्स अंडर द colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government। पहले जो गवर्नमेंट होती थी, जो अथॉरिटी होती थी, वो पूरी की पूरी कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास होती थी, कॉलोनियल स्टेट के पास होती थी, मतलब ब्रिटिशर्स के पास होती थी। ओके। लेकिन बाद में जब इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, इंडिया को फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, तो उस टाइम सभी लोगों को, चाहे कंट्री के कोई भी लोग हो, रिच हो, पुअर हो, किसी भी कैटेगरी से हो, कोई भी पर्सन, मतलब अगर इंडिया का सिटीजन है तो वो गवर्नमेंट को चूज़ करने में, गवर्नमेंट के लिए कोई भी काम करने में उसका पार्टिसिपेशन ज़रूर होना था। लेकिन पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं थी तो उस टाइम उनको कुछ भी, किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेशन नहीं मिलती थी। What remained to be done then was the work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rule that would determine its functioning। और उसके लिए फिर एक ऐसे काम की ज़रूरत पड़ी, एक ऐसी सिचुएशन की ज़रूरत पड़ी जहाँ पर इंडिया में, मतलब इंडिया जो अब फ्री हो चुकी थी, तो यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंसी की बात की गई। आफ्टर इंडिपेंडेंसी नहीं, जब ब्रिटिश के रूल में ही थे तो उसी टाइम हमने ये सोच लिया था कि हमें खुद को फ्री कराना है और फ्री कराने के बाद कैसे काम होगा हमारी कंट्री का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैसे रूल्स बनेंगे, तो इस के बारे में काम करना, उसके बारे में सोचना पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन बट बाय ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल who become member of the Constitution Assembly in 1946। और ये जो काम था, ये जो फंक्शनिंग थी, वो सिर्फ एक पर्सन के हाथ में नहीं थी। एक आदमी ये काम नहीं कर सकता था सारा, बल्कि कम से कम अराउंड 300 पीपल, 300 लोगों को इस काम में इंक्लूड किया गया कि वो ये देखेंगे कि इंडिपेंडेंसी के बाद जब एक इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी तो उस टाइम क्या क्या काम हमारी कंट्री में होने हैं। तो इसके बारे में सोचना, इसको डिटरमाइन करना, इसके लिए 300 पीपल को सिलेक्ट किया गया और ये 300 पीपल मेंबर बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कब बनी थी? 1946 में। ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसके मेंबर सिलेक्ट किए गए, अराउंड 300 पीपल्स को उसमें इंक्लूड किया गया। और कब किया गया था? 1946 में, मतलब जब इंडिया को इंडिपेंडेंसी मिली उससे एक साल पहले। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या थी कि उसमें ग्रुप ऑफ मेंबर्स को इंक्लूड किया गया।
जो नेशनलिस्ट थे उनको इंक्लूड किया गया ताकि वो इंडिया के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जहाँ पर इंडिया जो होगी वो बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी और सभी लोगों के साथ इक्वल बिहेव होगा, सभी लोगों को फ्रीडम दी जाएगी, जो फंडामेंटल राइट्स है वो दिए जाएंगे। तो ये सब काम अब पूरी सोसाइटी, क्योंकि इंडिया जो थी वो बहुत बड़ी कंट्री थी, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग सोशल क्लास के लोग यहाँ पर रहते थे, तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ताकि उन सब में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 300 लोगों को अपॉइंट किया गया था, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अलग अलग एरिया से, अलग अलग रिलीजन से थे, जिन्होंने मिलकर, सबने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया था। और उन सभी लोगों की जो एक असेंबली थी उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो 1946 में बनी थी। और इसके पीपल कितने थे, कितने मेंबर्स थे इसमें? अराउंड 300। वो मीट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो सभी जो ये 300 पीपल थे वो सभी आपस में जब भी उनको बुलाया जाता था पीरियड्स के अकॉर्डिंग, उनके टाइम के अकॉर्डिंग, उनको उनकी मीटिंग होती थी सभी की कि कैसे क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करनी थी, और वो भी 3 साल के लिए। ओके, तो 3 साल के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में अराउंड 3 ईयर्स लगे थे, इसलिए 3 ईयर्स को उनको एक साथ बैठ के काम करना था। These member of the Constituent Assembly had a huge task before them। और जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया, काफ़ी ह्यूज टास्क दिए। द कंट्री वॉज मेड अप द सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़ हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, हैड डिस्टिंक्ट कल्चर। तो हमारी जो कंट्री थी उसमें अलग अलग कम्युनिटी थी, उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनका रिलीजन अलग था, उनका कल्चर भी अलग था। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। और क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ से लिखना था तो इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क ये वहाँ इन मेंबर्स के लिए था। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमीनिएंट। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन्ड अनडिसाइड about their future, and so the social economic condition of the vast mass of people appeal dismal। और जब 1946 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग कंट्री बनी, तो उस टाइम तो और भी ज़्यादा, मतलब एक तो इतना डिफ़िकल्ट काम था कि पहले ही अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर के लोग थे, उनको इक्वलिटी के साथ रखना, और ऊपर से फिर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन और हो गया, तो उनको अलग करना, कैसे इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ख़राब हो चुकी थी उसके अकॉर्डिंग भी सभी को इक्वल रखना, तो अब तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम ये बन चुका था। ऑल ऑफ दीज इश्यूड प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन सब को उन्होंने फोकस करना था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त। दे रोज टू द ओकेशन एंड गिव दिस कंट्री ए विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट ए रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग डाइवर्सिटी विल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। और उन्हें हर चीज़ को, हर डॉक्यूमेंट को इस तरीके से बनाना था ताकि उस डॉक्यूमेंट से, उस कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा लगे कि नेशनल यूनिटी उससे सेव हो रही है, सभी लोगों के साथ इक्वल बिहेव हो रहा है। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कंसर्न ऑफ eradicating poverty through social economic reform as well as emphasizing and crucial role of people can play in choosing their representative। और मतलब फाइनल जो डॉक्यूमेंट था उसको बनाने से पहले, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले अगर उसमें कोई चेंजेस करनी थी तो वो सब भी पहले उसको अच्छे से डिस्कस किया गया, हर एक इश्यू पर फोकस किया गया, उनको डिस्कसिंग के लिए आगे लाया गया और उसके बाद ही उसको चूज़ किया गया था। और कौन कौन सी मेन बातें थी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुई उस टाइम, वो की फीचर्स बन गई। और जो की फीचर्स है वो हमें यहाँ पर दे रखी है, ये की फीचर्स है जिनकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें इसमें इंक्लूड की गई, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस, अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग बातें अडप्ट की गई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मिलाया गया, और ऐसे करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरी कंट्री में लागू कर दिया गया।
तो जो भी फीचर्स है उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फेडरलिज्म। ओके, तो फेडरलिज्म में हम क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है, दिस रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल and at the central. Panchayati Raj is the third tier of government and you have read about this in your class 6th book. We looked at the functioning of state government in your class 7th book and this year we will read about the central government. The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decision for everyone. Instead, it was important to have another level of government in the state so that decision could be made for that particular area. Will each state in India enjoy autonomy in exercise power on certain issues subject of national concern required that all the state follow the laws of central government. The constitution contained lists that detail the issue that each tier of government can make laws in India. In addition, the constitution also specific where each tier of government can get the money from the work that it's due. Under federalism, the state are not merely agent of the federal government but rather their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by laws and policy made by each of these level of government. तो जो इसमें सबसे मेन बात है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो भी काम करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट का जो भी वर्क होगा, जो भी काम गवर्नमेंट करेगी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पूरी गवर्नमेंट के काम को, उसके रोल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले आता है लोकल लेवल, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था। सबसे सेकंड पार्ट पे आता है स्टेट लेवल, जो आपने क्लास 7 में पढ़ा। और अभी क्लास 8 में आप पढ़ोगे सेंट्रल लेवल या नेशनल लेवल भी इसको हम बोलते हैं। तो इन तीनों लेवल के बारे में फेडरलिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट वर्क को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। गवर्नमेंट जितना भी काम करेगी, एक हमारी कंट्री में, इंडिया कंट्री में गवर्नमेंट जो अपॉइंट की जाएगी, बनेगी, उस गवर्नमेंट के पूरे काम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। लोकल लेवल के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, स्टेट लेवल के बारे में और सेंट्रल लेवल के बारे में एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। लोकल लेवल में क्या होता है? लोकल लेवल में आता है विलेजेस में जो गवर्नमेंट सिस्टम काम करेगा। विलेजेस, एक विलेजेस, 2 विलेजेस या जो तहसील होती है या जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ पर जो गवर्नमेंट काम करेगी उसको तो हम क्या बोलेंगे? लोकल लेवल गवर्नमेंट बोलेंगे। एक स्टेट के लिए, एक पर्टिकुलर स्टेट में जो गवर्नमेंट काम करेगी, एक स्टेट में क्या करना है, कैसे करना है, कौन क्या काम करेगा, तो ये जो डिसीजन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। एक पूरी कंट्री में क्या करना है, कैसे काम करना है, इसका डिसीजन कौन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ओके, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। लोकल लेवल मतलब एक विलेज, एक डिस्ट्रिक्ट, एक तहसील, इस टाइप में अगर कोई एरिया है तो वहाँ पर कोई डिसीजन लेना है तो लोकल लेवल गवर्नमेंट। स्टेट के लिए कोई डिसीजन लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी पूरी कंट्री के लिए। पूरी कंट्री के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो ऐसे करके हम गवर्नमेंट के पूरे काम को, उसके लेवल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। ओके, और जो इनके काम करने की फील्ड होगी, जो डिपार्टमेंट्स होंगे, काम करने के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो डिपार्टमेंट भी अलग अलग होंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन डिपार्टमेंट्स को भी डिस्क्राइब करता है, बताता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस अथॉरिटी के पास होगा, किस टाइप की, किस लेवल की गवर्नमेंट के पास होगा। अब अगर जैसे मान लें विलेज से रिलेटेड कोई रूल रेगुलेशन या डिसीजन बनाना है तो वो किसके पास होगा? लोकल लेवल के पास होगा, जो पंचायत के पास होगा। ओके, अगर मान लो एक स्टेट के लिए कोई रूल्स बनाने हैं, कोई पॉलिसी बनानी है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। अगर एक नेशनल, पूरे कंट्री के लिए कोई पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए काम कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या नेशनल गवर्नमेंट करेगी।
तो ऐसे करके जो हमारी कंट्री है, जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंट्री में क्या काम करना है, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कितने लेवल पर काम करेगी, तो ये सब हमें किससे पता चलता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बिल्कुल साफ बताई गई है कि गवर्नमेंट को 3 लेवल में डिवाइड कर दिया जाएगा, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल या नेशनल लेवल। ओके, और ऐसे ही हमारी कंट्री में काम होता है। आप देखते होंगे कि पंचायती सिस्टम भी काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है। तो ऐसे करके फेडरलिज्म में होता है कि गवर्नमेंट के काम, उसके रोल को 3 लेवल में डिवाइड करना, फर्स्ट लोकल लेवल, सेकंड स्टेट लेवल और थर्ड सेंट्रल लेवल। तो ये थी हमारी पहली मेन की फीचर जिसमें हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा। तो आई होप जो फेडरलिज्म का टॉपिक हमने कवर किया है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। पहले आपको पढ़ना है ये टॉपिक अच्छे से, उसके बाद इसको समझना है। ओके, थैंक यू।